मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की परीक्षा इस वर्ष बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे और जो प्रश्न पत्र था इसी प्रश्न बैंक में से पूछा गया था। तो इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है, इसलिए इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको गणित का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूँ। इसे देखिए, इसे हम समझते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 61 दिया गया है। इसके पहले वाले जो प्रश्न हैं, मैंने पिछली वीडियो के जो भाग हमारा 6 है उसमें ये सभी आपको जो प्रश्न हैं पिछले वाले वो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें वृत्त का क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, त्रिज्या पूछी गई है। तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। व्यास को यदि हम आधा कर दें तो ये त्रिज्या निकल आएगी। तो यहाँ पे हम 4 में 4 को आधा करेंगे यानी 2 का भाग लगा दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, त्रिज्या आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। ये देखिए किस विकल्प में दी गई, ये दी गई है हमारे ए वाले विकल्प में लिखा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे हम 2 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 62 दिया गया है। इसमें लिखा है कि इसमें से असममित आकृति कौन सी है। असममित, असममित का मतलब होता है कि यदि हम उसको मध्य से बीच से आधा काट देते हैं तो दोनों भाग बराबर होना चाहिए। तो ए में देखिए ये दोनों भाग बराबर हैं, बी में भी दोनों भाग बराबर हैं, काट देते हैं। तो सी में भी देखिए दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। और यदि डी में काटते हैं, ये हमारा दीपक बना है तो ये इसके मध्य में से काटने पर 2 बराबर भाग नहीं होंगे। तो ये असममित आकृति हो जाती है डी वाली। तो हम यहाँ लिख देंगे डी, बस हमें यहाँ पे डी लिख देना। चित्र तो हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए उत्तर में आपको डी लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक ये जो दिया गया है 63, इसमें लिखा है कि किसी वृत्त पर एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है। जो वृत्त होता है, देखिए यहाँ पे वृत्त भी दर्शाया गया है। वृत्त में एक चक्कर पूरा लगा देते हैं तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं। तो पूरी दूरी जो रहती है उसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। देखिए डी वाले ऑप्शन में दी गई है, अतः डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ डी के रूप में हम परिधि, यहाँ परिधि भी लिख देंगे। जो हम लिख सकते हैं उसे हमें लिख देना है, परिधि। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा परिधि। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 64 दिया गया है, इसमें लिखा कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। तो बहुभुज होता है जो उसके बाह्य कोण जो होते हैं उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो ये हमें याद रखना है। देखिए डी में दिया गया है 360, ये डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा और हम यहाँ लिख देंगे 360 अंश। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक जो 65 दिया गया है, इसमें लिखा कि वर्ग 20 और 30 की निम्न सीमा क्या होगी। 20 और 30 यहाँ पे जो वर्ग बनता है इन्हीं 2 अंकों से बनता है। तो इनमें क्रमशः जो अंतर रहते हैं वही अंतर, उसमें पहले वाली संख्या और अंत वाली संख्या को, तो हमारी जो कम होती है उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा और जो अधिक संख्या होती है आगे वाली उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो यहाँ पे 20 निम्न सीमा होगी और 30 हमारी उच्च सीमा हो जाएगी। तो निम्न पूछी गई है, निम्न क्या है इसमें 20, तो हम उत्तर क्या लगाएंगे इसका, बी वाले विकल्प में दिया गया 20। तो ये 20 हमारा ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको निश्चित ही समझ में आ रहे होंगे और यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप निश्चित ही इसको अभी लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हम ये लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये हम भूल जाते हैं। सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है कि यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है उसको भी आप यदि क्लिक कर देते हैं, जो घंटी बनी रहती है उसको क्लिक कर देते हैं, तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी और हमारी वीडियो आपके यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। तो देखिए सभी प्रश्नों को हमें अंत तक देखना है। आगे अगले प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 66 दिया गया है, इसमें लिखा है कि घनाभ में फलकों की संख्या होती है।
तो घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है और 6 किस में दिया गया है, इसी वाले विकल्प में दिया गया है, तो यहाँ हम उत्तर में 6 लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 67 इसमें दिया है कि एक आलेख के बिंदु 2 और 5 हैं, तो उसमें बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। इसमें जो है x अक्ष और y अक्ष दो मानते हैं, तो पहली वाली x अक्ष होती है, दूसरी वाली y अक्ष होती है, तो x की जगह पे लिखा 2, y की जगह पे लिखा है 5, तो y का निर्देशांक क्या होगा, 5 होगा। किस में दिया है, ये सी वाले विकल्प में दिया गया है। यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे कि y का निर्देशांक 5 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 68 दिया गया है कि सम पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो जो पंचभुज दिया गया है, पंचभुज के अंतःकोण पूछे गए हैं, बाह्य कोण नहीं पूछे गए हैं। तो जो पंचभुज है उसका अंतःकोण, हमें इसका सूत्र याद रखना होता है। इसका सूत्र होता है n-2 गुणित 180। इस प्रकार से तो हमें जो पंचभुज है, चतुर्भुज है, कोई भी हमारा बहुभुज दिया गया हो, उसमें हमें उसकी संख्या को घटा लेना है। जो हमारी यहाँ पे पंचभुज यानी 5, हमें तो 5 घटा देना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें n बराबर n भुजाओं की संख्या होती है, तो यहाँ हम 5 ऋण 2 गुणित 180 ऐसा लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिलेंगे, 3 में 180 का गुणा कर दीजिए, तो 180 का गुणा करने पर हमें मिल जाएगा कितना, 3 का गुणा कीजिए, 18 × 54 540। तो यहाँ पे समभुज के अंतःकोणों का योगफल 540 होगा। देखिए किस में दिया गया है, दिया गया है विकल्प सी में 540, तो यहाँ हम लिख देंगे 540, यहाँ 540 लिख लेंगे ऐसा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की माप का योगफल कितना होगा। तो यदि हमें याद है कि 360, तब तो ठीक है, 360 में लगा दीजिए, अन्यथा आप जो है उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, n-2 और गुणित में 180। n भुजाओं की संख्या है, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पे n में से हम 2 को यानी 4 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे और 180 का गुणा कर देंगे। तो n में से 4 माने 4 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 2 और 2 में 180 का गुणा कर दीजिए, तो 18 दूनी 36 यानी 360 आ जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। ये बी में दिया गया है, अतः हम यहाँ पे बी वाला विकल्प को सही के रूप में लिख करके यहाँ लिख देंगे 360 अंश, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है कि त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। त्रिविमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, वो हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ, बाकी हमारी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें दिया गया वृत्त नहीं है हमारी त्रिविमीय आकृति। इसमें देखिए बी जो दिया गया है, ये बी घनाभ दिया, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, अतः बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। घनाभ जो है त्रिविमीय आकृति है। यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे घनाभ। त्रिभुज भी नहीं होगा और चतुर्भुज भी नहीं होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो हमारी त्रिविमीय आकृति है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।